श्री शक्ति क्लासेज में पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम कार्बन की जो विशेषताएं उनके बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब है जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में मैंने कल आपको कुछ बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होगी, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि जो ये हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन है हाइड्रोजन के साथ में क्यों संयोग करता है उसके बारे में कारण तो हमारे को पता है, क्योंकि कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसलिए वो क्या करता है, किसी अन्य यौगिक के साथ में जुड़ के रहे वो क्या करता है, मतलब यौगिक बनाता है। अब ये देखो जैसे कार्बन है, कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए या तो कार्बन के साथ में जुड़ सकता है या फिर हाइड्रोजन के साथ में, फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर। ठीक, इस प्रकार से और भी यौगिक है जिनके साथ में ये जुड़ सकता है और अपने संयोजकता उसको क्या करता है, पूर्ण करता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होता है जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा तो उसको हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। अब ये हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार का होता है, तो हमने कल देखा था कि आपके पास में एक संरचना कुछ इस प्रकार से दी यौगिक की CH3 CH2 CH2 CH3 और एक आपके पास में इस प्रकार से दी CH2 CH2, ठीक है, CH2 या ऐसे मान लो यहाँ पर इनको ले लो CH2 CH2 और CH2। तो ये इस प्रकार से थी, मतलब एक तो आपकी अचक्रिय थी और एक क्या थी, चक्रीय थी। भाई एक हाइड्रोकार्बन आपका चक्रीय था और एक हाइड्रोकार्बन क्या था, आपका अचक्रीय था। तो हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार के होंगे, इसी बात से हमें पता चल रहा है कि एक तो अचक्रिय हो सकता है और एक क्या हो सकता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन का क्या करेंगे, वर्गीकरण करते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना है कि कौन कौन से प्रकार है इनके। हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके 2 प्रकार के। अब वो कौन से 2 प्रकार के, एक तो मैंने सबसे पहले बताया था अचक्रीय। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया अचक्रीय यौगिक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक तो अचक्रीय और एक क्या हो जाएगा आपका, चक्रीय यौगिक के रूप में हो जाएगा। तो ये चक्रीय यौगिक मतलब हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक अचक्रीय और एक चक्रीय। भाई कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और वो हाइड्रोकार्बन हमने देखा एक तो क्या हो सकता है, एक तो चक्रीय हो सकता है और एक क्या हो सकता है, आपका अचक्रीय हो सकता है। तो उसके आधार पर हमने लिख दिया। अब इन्हीं के कुछ अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग नाम क्या है कि इसको बोलते हैं संवर्त श्रृंखला युक्त, सॉरी इसको बोलेंगे विवर्त श्रृंखला युक्त, विवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक। ठीक है, और इसको बोलेंगे संवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक। ठीक है, यौगिक। इनको बोलते हैं एलिफेटिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। और इनको बोलते हैं वल्य युक्त हाइड्रोकार्बन या यौगिक। ठीक है, ये इनके अलग नाम है। ठीक है, मतलब जो जैसे अचक्रीय यौगिक है तो अचक्रीय को हम क्या बोल सकते हैं, विवर्त श्रृंखला यौगिक भी बोल सकते हैं या फिर एलिफेटिक यौगिक भी बोल सकते हैं। और जो चक्रीय यौगिक है इनको हम क्या बोल सकते हैं, संवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक या फिर वल्य युक्त हाइड्रोकार्बन या यौगिक बोल सकते हैं। अब कैसे याद रखोगे कि देखो अचक्रीय होते हैं वो अचक्रीय विवर्त होते हैं या संवर्त होते हैं। विवर्त मतलब विकृत वर्त, मतलब वर्त होता है वो वर्त विकृत है, विकृत है मतलब वर्त है ही नहीं।
ठीक है। और ये देखो सेम वर्त, इसका मतलब ये वर्त है वो क्या है, सही है, इसका मतलब बंद है इस प्रकार से। तो जो सेम वर्त होगा वो क्या होगा आपका चक्रीय होगा, क्योंकि सही वर्त है मतलब चक्रीय होगा। और जो आपका विवर्त है वो क्या होगा आपका अचक्रीय होगा। और जो मतलब विवर्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इनको बोलते हैं वलयुक्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। इनका भी प्रकार होता है, जैसे यहाँ पर एलिफेटिक है उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकार होता है। आपको यहाँ पर अभी डीपली नहीं जानना है कि एलिफेटिक क्यों कहते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि अचक्रीय को ये कहते हैं और चक्रीय को ये कहते हैं, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। अब देखो फिर से जो आपके अचक्रीय यौगिक है वो दो प्रकार के हो जाते हैं। कैसे अचक्रीय यौगिक होते कौन से, जैसे CH3 CH2 CH2, ठीक है, ये क्या आपके अचक्रीय यौगिक है। अचक्रीय ना भाई चक्कर में थोड़ी है यहाँ पर। तो ये जो अचक्रीय यौगिक है, इन अचक्रीय यौगिकों में यदि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यदि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तब वहां पर उसको हम अलग नाम देंगे, और जब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तब हम उसको अलग नाम देंगे। तो ये जो आपके अचक्रीय यौगिक है वो फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। और वो दो प्रकार कौन से हैं आपके, एक तो हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको वो किस में आते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से कहलाते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, ठीक है। और इसका एक उदाहरण देखें तो जैसे CH4, ठीक है, जैसे CH4, जैसे CH4 में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं C2, ऐसा आपको समझना है C2 और H2A2 और 6 C2H6, ठीक है। तो जब C2H6 होता है, ठीक है, या फिर इसमें देख लो ये आपका हो गया C4H, कितना हो जाएगा C4H10, ठीक है। तो इसमें आप देखो कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर एकल बंध पाया जा रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तो इसको हम बोलेंगे ये अचक्रीय यौगिक है, या फिर ये विवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक है, या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। और इसी के अंदर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। देखो कार्बन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन है ना, तो ये किसका उदाहरण है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य सब में क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसका मतलब जब भी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सीधी सी बात है, दोनों जो बच गए वही होंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी फिर से दो प्रकार के होंगे, और वो दो प्रकार से कौन होंगे, कौन से होंगे आपके, वो होंगे एक तो हो गया आपका एल्कीन और एक हो गया एल्काइन। एल्कीन और एक हो गया एल्काइन, इसको बोलते हैं एल्केन। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से कि जब भी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तब उसको बोलते हैं, उस श्रेणी को बोलते हैं एल्केन श्रेणी। जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन श्रेणी, और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो एल्काइन श्रेणी। तो जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, तो वो एल्कीन के अंदर आता है। और जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, जैसे प्रोपीन, और इसका उदाहरण हो गया प्रोपाइन या ब्यूटाइन, ठीक है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। आगे हम पढ़ लेंगे कि ये प्रोपाइन प्रोपीन ये क्या चीजें हैं, ठीक है। और एल्कीन एल्काइन एल्कीन ये मतलब क्या चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपके किसके प्रकार, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है। उसमें अचक्रीय यौगिक है। अचक्रीय यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल वही आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या आता है आपका, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो जिनमें डबल बॉन्ड आता है उसको हम बोलते हैं एल्कीन, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके उदाहरण हो गए। अब ये तो हो गए आपके अचक्रीय यौगिक। अब आपके होते हैं जो चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक किस प्रकार से होते हैं, जो इस प्रकार से कल आपको बताया था ना, बिल्कुल ऐसे, मतलब वो अभी जैसे साइक्लोब्यूटेन बताया था। तो ये जो चक्रीय यौगिक है ना, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार, देखो, एक तो इनका हो गया एली साइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, इनको एलिफेटिक भी बोलते हैं।
गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या यौगिक, एरोमेटिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये आपके जो चक्रीय यौगिक है वो दो प्रकार के हो गए, एक तो एलिसाइक्लिक यौगिक और एक हो गया एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं, उनकी भी परिभाषा है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एलिसाइक्लिक और जो एरोमेटिक है उनकी क्या परिभाषा होती है। एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं, यहां लिख देता हूं इसको पहले थोड़ा सा, एल्काइन कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड और प्रोपाइन। तो एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं या एरोमेटिक की परिभाषा लिख देते हैं, वे यौगिक जो जलने पर धुएं के साथ जलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखें तो आपका इसका उदाहरण हो गया आपका बेंजीन। क्या हो गया, बेंजीन। अब बेंजीन की संरचना कैसी होती है, अब सीधी सी बात है चक्रीय है, तो यहाँ पर संरचना तो कैसे बनने वाले, चक्रीय बनने वाले ना। तो बेंजीन की जो संरचना होती है ना कुछ इसी प्रकार से हमने कल भी बनाई थी। ठीक है, ये देखो कार्बन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, मतलब 6 कार्बन आने चाहिए यहाँ पर, फिर सिंगल, मतलब जो बेंजीन की संरचना बनेगी ना उसमें क्या होगा, एक कार्बन के बाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा और फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर बनाता हूं मैं, ये कार्बन, ठीक है, ये इस प्रकार से बना दिया, फिर डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर कार्बन लिख दिया, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन। आप यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हो दोनों साइड में, आपको क्या करना है, एक डबल बॉन्ड लगाना है और एक सिंगल बॉन्ड लगाना है, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों साइड में अगर डबल बॉन्ड लगा दे तो इसकी बताओ यहाँ पर संयोजकता तो पूरी हो रही है, ये 1 2 1 4 हो रही है, लेकिन ये कोई भी हाइड्रोकार्बन नहीं बन रहा है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन बनने के लिए यहाँ पर क्या होना जरूरी है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ना जरूरी है। क्योंकि अगर सबके मेहंदी लगा दोगे यहाँ पर किसी के साथ में हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक मेहंदी डबल बॉन्ड, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा। अब सिंगल बॉन्ड आ गया तो फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर यहाँ पर देखो इसमें बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर फिर ये कार्बन और फिर ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देख लो इस प्रकार से आपका क्या, अभी बेंजीन नहीं बना, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये एक हाइड्रोजन जोड़ दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया आपका बेंजीन। और यहाँ पर आप वो जो डबल बॉन्ड की स्थिति है उसको चेंज कर सकते हो, मतलब डबल बॉन्ड जरूरी नहीं कि यहाँ पर भाई यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए इसको वो मतलब कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब इसके जैसा बना देते हैं। यहाँ पर ये देखो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा था और इसके बीच में लगा देते हैं इस प्रकार से एक गोला। ठीक है, ये गोला लग गया, इसका मतलब ये क्या है, बेंजीन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब भी इस प्रकार से आपको दिखे और उसके अंदर गोला लगा हुआ है तो इसका मतलब ये किसका उदाहरण है, बेंजीन का उदाहरण है। गोला नहीं लगा तब ये कुछ अलग यौगिक बन जाता है। तो ये तो हो गया इसका, भाई एरोमेटिक किसे कहते हैं, मतलब वे यौगिक जो जलने पर अगर धुआं देंगे, भाई जो जलेंगे और धुआं देंगे, इसका मतलब ये वो मतलब क्या होंगे आपके, कौन से यौगिक होंगे, ये कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। अब देखो एलिसाइक्लिक की तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही यौगिक जो जलने पर काले धुएं के साथ नहीं जलते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। कौन से यौगिक कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। किस प्रकार से बनेगा साइक्लोहेक्सेन, ये इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर बीच में गोला। साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, ये कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, तो यहाँ पर संयोजकता पूरी करने के लिए एक एक हाइड्रोजन और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपको क्या बन जाएगा, साइक्लो, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और इसमें अंदर देख सकते हो यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पर गोला नहीं है, इसका मतलब है ये देखो इसमें गोले की बात पर निर्भर करता है ना, अगर गोला अंदर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे, और गोला अंदर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके किसके प्रकार हो गया, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हो गया। फटाफट से एक बात देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में क्या क्या हुआ। हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके कौन से, अचक्रीय यौगिक, और एक कौन से हो गए आपके चक्रीय यौगिक हो गए। ठीक है, अचक्रीय यौगिक होते हैं वो आपके, उनको हम अलग नाम देते हैं, क्या देते हैं, विवर्त श्रृंखला युक्त, और एक होते हैं आपके संवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक हो गए। ठीक है,
फिर ये इनके प्रकार हो गए। फिर यहाँ पर जो अचक्रिय यौगिक है, फिर से आपके दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त, इनके हमने बारे में बात कर ली थी। चक्रीय यौगिक है, चक्रीय यौगिक आप दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक और एक होते हैं एरोमेटिक यौगिक। ध्यान रखना, जिनके मध्य, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक बंद छोड़ के मतलब डबल बॉन्ड छोड़ के फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो वो कौन से यौगिक होते हैं आपके, एरोमेटिक होते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और वो चक्रीय संरचना बना रहे तो उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है। और इसी का जब सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है, तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं ना। तो ये भी सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमें बोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एलिफेटिक यौगिक। और एलिफेटिक यौगिक कौन से होते हैं, वे यौगिक जो जलने पर मतलब क्या करते हैं, आपके धुआं नहीं देता है। और जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, जलने के साथ में धुआं देते हैं। तो याद रखो बेंजीन है वो आपका क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है, ठीक है। याद कैसे रखोगे भाई, बेंजीन, बेंजीन मतलब बेर है ना यहाँ पर, बे मतलब ब्लैक, ठीक है, मतलब बेंजीन है वो ब्लैक मतलब धुआं देगा, काला धुआं देगा। किसके साथ में, जब जलेगा तब क्या देगा, काला धुआं देगा। ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर वो जो अभी हमने बनाया कार्बन, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे आपको क्या करना है, ये यौगिक लिखने हैं। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अब हम आगे हमारा जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। देखो अब अगला टॉपिक है कार्बन यौगिकों के नामकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कार्बन या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। मतलब हमने देखा अभी यहाँ पर के प्रोपीन, प्रोपाइन, बेंजीन, ठीक है, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ये सारी इतनी चीजें देखे तो ये नाम कैसे दिए जाते हैं। तो इसके लिए क्या बनेगी, यहाँ पर कुछ पद्धतियां बनेगी। तो मुख्य रूप से जो मतलब आपके हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनके आधार पर वो तीन पद्धतियां दी गई। मतलब कार्बन और जो आपके हाइड्रोजन है उनसे मिलकर बनने वाले यौगिक है बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, हम किसी प्रकार से बन सकते हैं। तो इन ऐसे के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना भी तो आवश्यक है ना, ऐसे हम पहचाने कैसे कौन सी चीज है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर नामकरण की आवश्यकता हो, तो नामकरण की आवश्यकता के लिए यहाँ पर तीन पद्धतियां दी गई। और वो तीन पद्धतियां कौन सी थी, पहली थी आपकी रूढ़ पद्धति। कौन सी थी, रूढ़ पद्धति। अब इस रूढ़ पद्धति में क्या होता था, रूढ़ पद्धति में भाई जो भी वस्तु जिस स्थान से मिलती उसी स्थान का नाम दे दिया जाता, ठीक है। तो जैसे अगर मेथेन गैस की बात करें तो जो मेथेन गैस होती है ना वो दलदल से प्राप्त होती है, मतलब कीचड़ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसलिए मतलब लैटिन भाषा में दलदल को बोलते हैं मार्स स्थान, इसलिए उसको नाम दे दिया गया मार्स गैस। कहने का मतलब है जो भी यौगिक मिले हैं जिस स्थान पर मिले हैं ना उसी स्थान के वो क्या दे दी गई, नाम दे दी गई। जैसे जो मैग्नेट है मतलब चुंबक होती है, चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। तो ये क्या हुआ था, एक मैग्नेटाइट जगह थी, वहां पर मैग्नेट वहां से मतलब मिली थी, इसलिए उसका नाम भी मैग्नेट दे दिया गया। तो उसी प्रकार से वो कुछ यौगिक जहां पर जिस स्थान से मिलते हैं या जिस वस्तु से मिलते हैं उस वस्तु के वो क्या दे दी गई, उसको नाम दे दी गई है। तो उस वो कौन सी पद्धति में आते हैं, आपके रूढ़ पद्धति में आते हैं। ये रूढ़ पद्धति कोई विस्तृत नहीं है, क्योंकि सभी तत्वों के मान लो एक जगह से मतलब दो तीन तत्व मिल गए या दो तीन यौगिक मिल गए मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले, तो फिर उनका क्या नाम देंगे। तो इसलिए ये कुछ मतलब निश्चित मान तक निश्चित है, उसके बाद में आगे इसको नहीं बढ़ा सकते। दूसरी जो पद्धति होती है वो होती है आपकी व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी होती है, व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी जो पद्धति होती है, तीसरी पद्धति इंपॉर्टेंट है, वो होती है आपकी IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति होती है, ठीक है। तो IUPAC पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति है, उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर रूढ़ पद्धति के बारे में, ठीक है। तो रूढ़ पद्धति है वो देखो क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। रूढ़ पद्धति में एक तो ये बता दिया कि रूढ़ पद्धति में क्या करते हैं, हमें रूढ़ पद्धति के अंदर जिस स्थान से हमारे को जो यौगिक मिलते हैं उसी स्थान पर आधार पर हम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। जैसे अगर बात करें CH4 की, किसकी बात करें, CH4 की, तो CH4 है उसका नाम होता है, CH4 का नाम यहाँ पर लिख देते हैं यौगिक है। तो ये हो गया यौगिक और ये हो गया इनका नाम क्या होता है। और प्राकृतिक स्रोत मतलब कहाँ से प्राप्त हुए, भाई प्राकृतिक स्रोत कौन से है, मतलब स्रोत कहाँ से जगह प्राप्त है उसी का आधार पर नाम दिया गया ना। तो CH4 को बोलते हैं मार्स गैस, क्या बोलते हैं, मार्स गैस। अब ये मार्स गैस किस लिए नाम दिया गया है, क्योंकि ये दलदल से प्राप्त होती है। कहां से, दलदल से प्राप्त। और दलदल को लैटिन भाषा में बोलते हैं मार्स स्थान, क्या बोलते हैं, मार्स स्थान।
ठीक है। जैसे मान लो गोबर गैस बनाई जाती है, तो गोबर गैस में भी कौन सी गैस निकलती है आपकी, ये मेथेन गैस ही निकलती है। ठीक है, तो मतलब गोबर हो गया या कीचड़ वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहां पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है आपकी, मेथेन गैस उत्पन्न होती है। ये मेथेन गैस है, ये मेथेन जो नाम बोला वो आईपीएसी पद्धति का नाम है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्स गैस भी बोल सकते हैं। किसके आधार पर, रूढ़ पद्धति के आधार पर बोल सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आगे CH3COOH, ठीक है, ये इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल है वो सिरके के लेटिन नाम से लिया गया है। सिरका होता है ना, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, तो सिरके के लेटिन नाम एसिडम से लिया गया है। ठीक है, सिरके के लेटिन नाम एसिडम से लिया गया है। उसके बाद में देखो तीसरा जो है वो CH3OH, इसको बोलते हैं कास्ट स्प्रीड। ठीक है, कास्ट स्प्रीड। क्यों, क्योंकि ये किससे प्राप्त हुई, कास्ट नाम से पता चल रहा है कि ये किससे, कास्ट मतलब लकड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लकड़ी से प्राप्त हुई, इसलिए प्राकृतिक इसका नाम क्या दे दिया, कास्ट स्प्रीड दे दिया गया, लकड़ी से प्राप्त हुई इसलिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इस प्रकार से थे। और भी है, तो और कौन कौन से हो गए, जैसे बात करते हैं यहाँ पर COOH, फिर यहाँ पर C, फिर यहाँ पर OH और H और CH3, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल। और ये किससे प्राप्त हुआ, ये लेक्टम लैटिन भाषा में जो दूध होता है उसको लेक्टम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका दूध से प्राप्त। दूध में कौन सा अम्ल होता है, दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का जो यौगिक है वो कौन सा होता है, ये होता है। लैक्टिक अम्ल का यौगिक कौन सा होता है, ये होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 को यहाँ पर लिख दो और CH यहाँ पर लिख दो, इस साइड में आप COOH जोड़ दो और इसी के यहाँ पर जोड़ दो OH। तो ये और ये एक ही बात है, बस इसको थोड़ा सा खोल के H को ऐसे ऊपर लिख दिया, फिर इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैक्टिक अम्ल। अब देखो एक और बच गया आपका HCOOH। ठीक है, ये इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। क्यों बोलते हैं इसको फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि ये फॉर्मिका जो चिमटी होती है, फॉर्मिका से प्राप्त होता है। फॉर्मिका से प्राप्त होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, मतलब चिमटी से प्राप्त होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। मतलब फॉर्मिका चिमटी होती है और फॉर्मिका चिमटी से क्या प्राप्त होता है आपका, ये फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। तो ये आपके कुछ इस प्रकार से क्या हो गए, कुछ यौगिक हो गए और इन यौगिकों के नाम दिए गए, किसके आधार पर दिए गए, प्राकृतिक जो स्रोत है उनके आधार पर दिए गए। जैसे मार्स गैस, तो मार्स गैस दलदल से या मार्स स्थानों से प्राप्त हुई, इसलिए इसको मार्स गैस बोल दिया गया। एसिटिक अम्ल वो सिरके के लेटिन नाम एसिडम से ले लिया गया। और जो CH3OH है उसको कास्ट स्प्रीड, या फिर वो किससे प्राप्त होती थी, लकड़ी से प्राप्त होती थी। लकड़ी को क्या बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं ना, तो इसलिए उसका नाम ये दे दिया गया। ठीक है, और जैसे उसके बाद में लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल वो दूध से प्राप्त होता है, और मतलब दूध को लैटिन में क्या कहते हैं, लैक्टम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया लैक्टिक अम्ल। और HCOH, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। और ये किससे प्राप्त होता है, फॉर्मिका या चिमटी से प्राप्त होता है। एक बात देखना कि जहां पर भी COOH उसके अंत में देखो क्या लगा होता है, अम्ल लगा होता है, देखो यहाँ पर भी COH था इसलिए अम्ल, COH था इसलिए अम्ल, CH3 इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिक बोलते, समूह बोलते हैं, सॉरी, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बोलते हैं इसको। ठीक है, वो डिटेल में हम यहाँ पर इतना नहीं जाएंगे, आगे जो हम अगला हमारा जो आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके रूढ़ पत्ती में कुछ यौगिकों के नाम। अब रूढ़ पत्ती में भी कुछ अन्य मतलब नाम दिए गए कि जो भी एचक्रिय श्रृंखला होती है, एचक्रिय श्रृंखला पता है ना आपको कौन सी होती है, तो जो भी एचक्रिय सीधी श्रृंखला होती है, एचक्रिय सीधी श्रृंखला और एसाकित होती है, एसाकित श्रृंखला के आगे हम नॉर्मल लगाएंगे, नॉर्मल मतलब आपको n लगाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये बात करते हैं कि CH3 CH2 CH3, तो इसका नाम होता है ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन क्यों आता है उसका हम एक दिन आईयूपीएसी जब पत्ती पढ़ेंगे ना तब उसमें देख लेंगे। तो इसको ब्यूटेन क्यों ब्यूटेन कह दिया। अब ये देखो यहाँ पर ऐसा कित है या ऐसा कित है, ये ऐसा कित है, यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये ऐसा कित है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, n लगा देंगे, मतलब ये कि आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, इसी ब्यूटेन को अलग प्रकार से लिख सकते हैं। नॉर्मल क्यों बोला गया, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, CH CH3 और ये CH3। इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5
और 5 कितने हो गए 10, इसमें भी देखो कितने हो गए 3 3 मतलब 3 कितने हो गए 9 9 और 1 10। तो ये भी एक ब्यूटेन है, ये भी क्या है ब्यूटेन है। तो ये ब्यूटेन और ये ब्यूटेन, तो ये जो सिद्ध होगा ना बिल्कुल उसको हम क्या बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। और जो क्या होगा असाकित होगा, क्योंकि ये तो क्या होगा देखो साकित हो गया ना यहाँ पर, ये देखो इसकी एक ये आप आधार मान लोगे तो ये इसकी शाखा निकली हुई है, इसलिए जो साकित होगा उसके आगे नहीं लगाएंगे, जो असाकित होगा उसी के आगे हम क्या लगाएंगे नॉर्मल लगाएंगे। तो ये तो हो गया इसका एक पहला भाग रूढ़ पत्ती का, ये रूढ़ पत्ती पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। रूढ़ पत्ती के अंदर जो असाकित श्रृंखला होती है उसके आगे एन लगा दिया जाता है। उसके बाद हम देखो कुछ समूहों के नाम फिक्स कर दिए गए, जैसे CH3 CH CH3, ये यहाँ पर तो कार्बन संयोजकता पड़ी है ना 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आपको दिखे, इस प्रकार के यौगिक जब भी आपको दिखे तो इसको बोलते हैं आइसो समूह। क्या बोलते हैं इसको आइसो समूह बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसो समूह। तो ये ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है आइसो समूह होता है, कैसे होता है जब एक कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा होता है आपका, एक कार्बन है वो ये बीच वाला कार्बन 1 2 और यहाँ पर एक आगे 3 हो गया ना। तो जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तब उसको बोलते हैं आइसो समूह। तो ये याद रखना। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसा भी बने, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम, ये यहाँ पर CH3 आ गया और ये यहाँ पर CH3 आ गया, तब भी इसको ये तो होगा तो सेम ही नहीं, यहाँ पर बस इसको बंद ऊपर कर दिया यहाँ पर कर दिया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं आइसो समूह बोलते हैं। और अगर इसका यौगिक बनाए तो जैसे ये यहाँ पर हो गया, इसका आगे मैंने लग दिया यहाँ पर CH3, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका देखो यहाँ पर कितना है 1 2 3, यहाँ पर ये है ना, तो ये आइसो। और चलो यहाँ पर लिख देता हूं मैं ये CH और CH3, चलो इसी का नाम लिखते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये जो समूह है ये वाला समूह तो कौन सा हो जाएगा आपका आइसो, कौन सा हो जाएगा आइसो। और यहाँ पर इसको क्या नाम दे देंगे ये आइसो। और ये क्या आपका इसमें 1 2 3 है, 3 क्या है इसमें कार्बन, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल, ठीक है। चलो इसके बारे में हम आगे जो हम आईयूपीएसी पढ़ेंगे उसमें विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। आपको ये याद रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे आइसो समूह बोलेंगे। इसका दूसरा हो गया। अब तीसरा पॉइंट में क्या होगा, एक और समूह होता है जिसको बोलते हैं नियो समूह। तो नियो समूह में क्या होता है, ये कार्बन के साथ में कोई भी जो हाइड्रोजन नहीं जुड़ा और चारों तरफ उसके क्या जुड़े हुए जब कार्बन जुड़े हो, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर आ गया CH2, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार से आपका जो समूह बनता है उसको बोलते हैं नियो समूह। क्या बोलते हैं नियो समूह बोलते हैं। जब एक कार्बन जिससे कोई भी बीच में हाइड्रोजन ना जुड़ा हो और चारों तरफ 4 कार्बन जुड़े हो तो उसको बोलते हैं नियो समूह। और जब एक कार्बन हो उसके यहाँ पर क्या हो 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे आइसो समूह बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रूढ़ पत्ती। तो रूढ़ पत्ती आपको समझ में आ जानी चाहिए। बाकी हम आगे जो हमारा आईयूपीएसी पत्ती आएगा, व्युत्पन्न पत्ती आएगा, उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो फिर अभी तक जो आपके इसके ये जो व्युत्पन्न नाम मतलब जो आपके रूढ़ पत्ती में जो प्राकृतिक नाम थे जैसे मार्स गैस, वो आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी का जो होगा उसको व्युत्पन्न पत्ती और आईयूपीएसी उसका अध्ययन हम अगले जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे।